हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग जो है केमिस्ट्री दैट मीन्स रसायन शास्त्र शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे पूरे बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री आज शुरू कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री को भी हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। एक एक छोटे से छोटे चीज़ों को समझ समझ करके आगे बढ़ेंगे। इससे होगा फ़ायदा आप लोगों को कि एक एक चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि कई बार छोटे चीज़ का जानकारी ना होने के कारण आगे के जो चीज़ें होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है पदार्थ की प्रकृति, दैट मीन्स नेचर ऑफ मैटर। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता चल जाएगा और आप आगे के केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सीखना पदार्थ की प्रकृति के बारे में सब कुछ, ठीक है। अब हमें पदार्थ की प्रकृति का ज्ञान लेना है, यानी कि नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में जानना है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि पदार्थ क्या है, क्योंकि अगर इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब आखिर ये है क्या। यानी कि पदार्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रकृति का मतलब होता है गुण, ठीक है। तो हम इसके गुण या स्वभाव को जानने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले इस को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो आइए जानते हैं सबसे फर्स्ट चीज़ें कि भाई साहब पदार्थ आखिर क्या है, यानी कि सब्सटेंस जो है किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको बता दूं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो वो पदार्थ कहलाता है। क्या बोलेंगे सिंपल सी भाषा में कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है हवा। क्या लिया सर जी, हवा। हवा एक पदार्थ है, तो इसका मतलब है इसमें दोनों गुण होना चाहिए। पहला गुण तो यह स्थान घेरना चाहिए और दूसरा गुण इसमें भार होना चाहिए, और जो कि दोनों का दोनों गुण इसमें है। हवा आपको पता होना चाहिए कि स्थान भी घेरती है और इसमें भार भी होता है। आप हवा का वजन भी कर सकते हैं एक सिंपल से सिंपल विधि के द्वारा। मैं आपको बता दूं, आप गुब्बारा में हवा भर लीजिए। गुब्बारा में हवा आपने भरा, इसका मतलब गुब्बारा के अंदर जो स्थान है उसको घेर लिया हवा ने, मतलब ये तो स्थान घेरा, सही बात है। दूसरी बात, आप इसका वजन भी कर सकते हैं। गुब्बारा में हवा भर लीजिए और आप किसी भी जो बैलेंस यानी कि जो तराजू है आपके पास उस पर रखिए, तो तराजू को ये अनबैलेंस कर देगा। या फिर अगर आप डिजिटल जो बैलेंस है, डिजिटल जो आपका तराजू है उस पर आप देंगे तो आपको कुछ ना कुछ वेट वहाँ पे जरूर शो करेगा। तो हवा क्या हो गया सर जी, पदार्थ हो गया। इसी तरह से जल भी स्थान घेरती है और इसमें भी भार होता है। इसके बाद जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी, बालू, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, सोना, पर्वत, खनिज आदि सभी क्या है सर जी, पदार्थ हैं, ठीक है। तो आप सीधे से सीधे अर्थों में याद रखेंगे कि दुनिया की वो सारी चीज़ें जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और पदार्थ के बारे में आगे चीज़ें हम लोग सीखना समझना शुरू करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नियम पढ़ने वाले हैं, दैट मीन्स कुछ लॉज पढ़ने वाले हैं, कुछ लॉ पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के अंदर जो बहुत सारे पदार्थ है वो अलग अलग पदार्थ को मिला करके बनाया गया है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जल का। किसका नाम सुना है, जल का आपने नाम सुना है, जो कि होता है H2O। तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बना हुआ है। किसके मेल से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बना है। इसी तरह आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, CO2 का। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के मेल से बना है। तो आपको हम इसके संयोजन का, संयोग यानी कि इसके कॉम्बिनेशन का, जैसे कि आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके इसको कंबाइन करके क्या किया गया है, जल बना है। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम का मतलब क्या है, इसमें जानेंगे कि कैसे किसी भी दो पदार्थ को या फिर दो तत्वों को मिला करके एक पदार्थ तैयार किया जाता है और वो किस किस नियमों का पालन करते हुए
किसी दो चीज़ों को मिला करके तीसरा चीज़ें प्राप्त करी जाती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ में यानी कि बहुत दिन पहले पदार्थ को किसी भी मात्रा में मिलाकर तथा गर्म कर रासायनिक प्रयोग किए जाते थे। जब उतना विज्ञान विकसित नहीं था, केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारा ज्ञान नहीं था, उस टाइम पर वैज्ञानिक या फिर लोग क्या करते थे, किसी भी मात्रा में वो पदार्थ को मिला देते थे और गर्म कर देते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी में आपको पता होना चाहिए कि रसायन शास्त्रज्ञों ने यानी कि जो केमिस्ट है यानी कि जो कुछ केमिस्ट्री के जो विद्वान थे, उन्होंने कुछ प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया और उसने कहा कि देखो, आप जैसे कि जानते हैं कि आपको अगर कोई मिश्र धातु बनाना है, क्या करना है, कोई भी मिश्र धातु बनाना है, तो जैसे दो धातु को मिला करके हम तीसरा धातु बनाना चाहते हैं, तो दोनों धातु में किस धातु का मात्रा कितना होगा और किस धातु का मात्रा कितना होगा, ये चीज़ बातें करी गई। ये पहले नहीं होता था। पहले किसी भी मात्रा में दो धातु को मिला करके और गर्म करके उससे नया रासायनिक प्रयोग कर लिए जाते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी में जो केमिस्ट्री के विद्वान थे वे कुछ प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किए, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम, यानी कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी कि दो पदार्थों को जब मिला करके यानी कि दो तत्वों को जब मिला करके कोई तीसरा तत्व बनाएंगे तो उसमें किस किस नियमों का पालन किया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ नियम दिए गए विद्वानों के द्वारा, उसे हम रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। इसमें दो नियम निम्न है, मतलब दो नियम दिए गए। कौन कौन से नियम हैं वो देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम सर, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या कहा गया, ये बात तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1700 जो है 89 यानी कि 89 के अंदर बात करी गई थी। 1789 में आपको पता होना चाहिए कि प्राउस्टर ने इस नियम का प्रतिपादन किया। ये आपको सबसे पहली बातें याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो आप बोलेंगे प्राउस्टर ने दिया। कब दिया, तो 1789 में ये नियम दिया गया था। कौन सा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। अब इस नियम में कहा क्या गया सो देखिए, इसके अनुसार यानी कि इस नियम के अनुसार एक ही रासायनिक यौगिक के विभिन्न नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि एक ही रासायनिक यौगिक के विभिन्न नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण की, तो आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। विभिन्न स्रोत से आपने क्या किया भाई साहब, जल प्राप्त किया। जैसे कि नदी से जल ले लिया, समुद्र से जल लिया या फिर वर्षा का जल लिया। तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल, वो नदी का जल हो या समुद्र का जल हो या वर्षा का जल हो, से प्राप्त जल नमूने का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं, पहला चीज़ ये पाते हैं कि इसमें अवयवी तत्व हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मतलब समझिए, स्थिर अनुपात का नियम क्या बताता है, स्थिर अनुपात का नियम बताता है कि आप कोई भी चीज़ लीजिए, वो किसी स्रोत से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो तत्व है वो एक निश्चित अनुपात में हमेशा एक ही प्रकार के तत्व जो है शामिल होंगे। जैसे कि आपने जल लिया, नदी का जल ले लिया, एक दूसरे बर्तन में समुद्र का जल ले लिया, तीसरे बर्तन में आपने वर्षा का जल ले लिया। जब आप उसका विश्लेषण करते हैं तो पहला चीज़ आप ये पाते हैं कि इसके अवयवी तत्व हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मतलब नदी का जो जल था उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही था।
समुद्र के जल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही था और वर्षा के जल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही था। यानी कि आप किसी भी स्रोत से कोई भी अगर पदार्थ प्राप्त करते हैं तो इसके अवयवी तत्व जो होंगे वो हमेशा सेम होंगे। जैसे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हमेशा मिला। दूसरा चीज़ ये भी देखा गया कि इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का जो अनुपात है वो 1:8 है। मतलब क्या है समझिए। नदी का जो जल था उसमें देखा गया कि भाई साहब इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसके भार का अनुपात 1:8 है। यानी कि हाइड्रोजन मान लीजिए 1 है और भार के रूप में तो ऑक्सीजन 8 है। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन है। समुद्र के जल में भी ऐसा ही देखा गया। 1 ग्राम हाइड्रोजन के में 8 ग्राम आपके ऑक्सीजन है। वर्षा का जल लिया गया तो उसमें भी यही था, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन था। तो इससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात जो है पता चलता है कि हमेशा 1:8 ही मिलता है। तो यहाँ से आपने देखा कि भार का अनुपात भी हमेशा सेम होगा और उसमें जो अवयवी तत्व होंगे वो तो हमेशा सेम होंगे ही होंगे। तो यहाँ से दूसरी 2 बातें हमें पता चली। पहला तो अवयवी तत्व हमेशा सेम होगा, अवयवी तत्व जो है हमेशा सेम होगा, जैसे कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। दूसरा इसका भार का जो अनुपात है, भार का जो अनुपात है वो भी हमेशा सेम है। और याद रखिएगा जल में जो आपके हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसके भार का अनुपात 1:8 होता है। यानी कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है जल में तो उसमें 8 ग्राम क्या रहा होगा, ऑक्सीजन रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है, तो 1:8 होता है। तो आपने स्थिर अनुपात का नियम देखा। स्थिर अनुपात के नियम के बाद हम बढ़ते हैं आगे और अगले चीज़ों को समझते हैं। दूसरा हम उदाहरण के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्थिर अनुपात के नियम को। आपने क्या किया, विभिन्न तरीका से, जैसे कि मान लीजिए कि कोयला को जलाकर या संगमरमर पर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया करवा के या चूना पत्थर को गर्म करके किसी भी तरीका से आपने प्राप्त किया कौन चीज़, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया। और इसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन रहता है। आप कोयला को जलाइए या संगमरमर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया करवाइए या चूना पत्थर को गर्म कीजिए, तीनों जगह से यानी कि किसी भी तरीका से अगर आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो किसी भी तरीका से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ना प्राप्त किया गया हो, उसमें जो तत्व होंगे वो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही होते हैं। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के भार का जो अनुपात है वो 12:32 समानुपात 3:8 रहता है। मतलब क्या है देखिए, यहाँ पर समझिएगा बहुत ही जटिल चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें जो आपके कार्बन है और ऑक्सीजन है इसके भार का अनुपात 12:32 होता है। अब इसको आप कट कर सकते हैं। 12 को 4 से भाग 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, तो 3:8 को यहाँ लिख दिया गया। मतलब समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या देखेंगे, याद रखेंगे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, 1:8 में मिलाते हैं तो जल बनता है। 1:8 में मिलाते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को, किसको, कार्बन और ऑक्सीजन को हम 3:8 में मिलाते हैं, देख सकते हैं 3:8 फाइनल है, तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इसमें अनुपात हमेशा फिक्स ही देखने को मिला गया। कोयला से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ वो या संगमरमर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया करवा करके जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करवाया गया वो सभी में जो उनके
कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात था वो क्या था, सेम था। हल्का आप लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो हल्का मैनेज कीजिएगा, क्योंकि सर्दी हो रखी है तो इसीलिए आवाज़ में हल्का समस्या देखने को मिल रहा होगा, लेकिन समस्या तो है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं देना है और कंसेप्ट को समझने पर हल्का फोकस कीजिएगा। ओके, इसके बाद हम जो है दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं, वो है गुणित अनुपात का नियम। कौन सा सर जी? गुणित अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नियम है सबसे पहले 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दिया। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि गुणित अनुपात का नियम दिया किसने, तो 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन साहब ने दिया। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन साहब ने किया था। इस नियम के अनुसार अब जानते हैं कि आखिर इस नियम में कहा क्या गया। जब दो तत्व संयोग कर, दो तत्व मिल करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है आपस में सरल अनुपात में होते हैं। आपस में क्या होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। इस चीज़ों को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। देखिए, पहले इसको एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। डाल्टन साहब ने कहा कि जब आप दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल बनाया, तो वहाँ पर दो तत्व को मिला करके एक यौगिक बनाया जल, ठीक है। तो दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें एक तत्व का भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है आपस में सरल अनुपात में होते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, दो तत्व है आपके सामने, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। परस्पर संयोग कर दो विभिन्न यौगिक ये जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके आप जल भी बना सकते हैं और इसी दोनों को मिला करके आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं, लेकिन अनुपात का अंतर रखना होगा आप लोगों को। जैसे देखिए, जल में भार के विचार से हाइड्रोजन का 1 भाग लेना है, ठीक है। भार के हिसाब से हाइड्रोजन का कितना भाग? 1 भाग, और ऑक्सीजन के 8 भाग से संयोग करता है। जैसा कि अभी पीछे हमने आपको बताया ही है कि जो जल होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार के अनुसार अनुपात होता है वो 1:8 होता है, अभी जस्ट बता रहे थे। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में मिलाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन का 1 भाग और ऑक्सीजन का 8 भाग लेकर के अगर आप मिलाते हैं तो बनेगा, वो मिलेगा आपको जल। तो क्या मिल जाएगा सर? जल मिल जाएगा। लेकिन उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:32 में मिलाते हैं। किसमें? 2:32 में। 2:32 में मिलाते हैं तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। देखिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O2। भाई साहब, इसको अगर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही मिलाना होगा, लेकिन अनुपात अलग रखना होगा। हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन के 32 है ना भाग से संयोग करता है। अर्थात सीधा सरल भाषा में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 भाग ऑक्सीजन के 16 भाग से संयोग करता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बोला हाइड्रोजन का 2 भाग यानी कि 2:, और ऑक्सीजन का 32 भाग यानी कि 2:32 अगर लेंगे, हाइड्रोजन का 2 भाग लीजिए और ऑक्सीजन का 32 भाग लीजिए और तब इसको मिलाइए तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं या इसी को काट भी सकते हैं। 2 यानी कि 2 से आपने काट दिया और 32 को 2 से भाग दिया तो 16, यानी कि इसको हम 1:16 भी कह सकते हैं। तो 2:32 या 1:16 में जब आप मिलाते हैं, जिस संयोग करवाते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर हमें सीखने की बातें ये मिली कि जो दूसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, वो ये कहता है कि 2 ही तत्व से अलग अलग यौगिक बनाए जा सकते हैं।
जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है, इससे हमने जल भी बना लिया और इससे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना लिया, लेकिन इसका अनुपात हमें अलग रखना था। जब 1:8 में मिलाए हम 1:8 में मिलाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो जल मिला, और जब उसी को हम 2:32 या इसी को बोल सकते हैं 1:16 में मिला दिया तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। ठीक है, आप यहाँ पर इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। अतः उपरोक्त उदाहरण में O का विभिन्न भार, और O मतलब ऑक्सीजन, अगर आप देख सकते हैं एक बार तो हमने ऑक्सीजन का 8 भाग लिया था तो जल बना था, देख सकते हैं कि नहीं, 8 भाग लिया ऑक्सीजन का तो जल बना, और इसका 16 भाग लिया, ऑक्सीजन के 16 भाग जब हम लिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। तो O का विभिन्न भार जो हाइड्रोजन के निश्चित भार 1 से संयोग करता है, परस्पर 8:16 समानुपात 1:2 में है, जो एक सरल अनुपात है। जो क्या है? एक सरल अनुपात है। तो इस नियम से आप लोग को बस इतना मोटा मोटी पता चला कि किसी दो तत्व को अलग अलग अनुपात में मिला करके हम अलग अलग यौगिक बना सकते हैं। ओके, अगले चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में क्या कुछ जानकारी दिया है, उन्हीं चीज़ों को क्या करना होगा, जानना होगा यहाँ पे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में पदार्थ की रचना संबंधी अपने विचारों को सिद्धांत का रूप दिया। जो डाल्टन साहब थे वो 1808 ईस्वी में पदार्थ के रचना से संबंधित उनके जो विचार थे उनको उन्होंने सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर दिया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये तो कुछ हिस्ट्री की बातें हो गई डाल्टन साहब के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड। अब हम उनके सिद्धांत को जानते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था? डाल्टन जी ने परमाणु से रिलेटेड पहला सिद्धांत क्या दिया था? पदार्थ। उन्होंने कहा था कि पदार्थ यानी कि जो तत्व होते सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने होते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं? सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटे छोटे, अविभाज्य इतने छोटे कि अब आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। क्या बोला डाल्टन साहब ने? कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं यानी कि जो तत्व हैं वो सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, और उस कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। परमाणु का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसने कहा था कि परमाणु का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता, ऐसा किसने कहा था? कई बार ये पूछा गया है। तो क्या बताएंगे? ऐसा कहने वाले जो हमारे महान विद्वान थे वो थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन थे। तो परमाणु से रिलेटेड इन्होंने बातें करी, पहला। दूसरा बात इन्होंने क्या कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर तरह आकार हो या भार हो में समान होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि जो ऑक्सीजन है वो एक तत्व है। ऑक्सीजन एक क्या है? तत्व है। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा सुना भी होगा, और आगे हम आपको सब कुछ पढ़ाने सुनाने वाले हैं। तो ऑक्सीजन एक क्या है? तत्व है। तो इन्होंने कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, जैसे ऑक्सीजन जो बना है तो बहुत सारे परमाणु को मिला करके क्या करा गया है? बनाया गया है। तो उसके सभी परमाणु हर तरह से समान होते हैं, आकार में भी समान होंगे और भार में भी समान होंगे, तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं आकार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के जो परमाणु होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा और भार होगा वो अलग होगा, और जो हाइड्रोजन का परमाणु होगा उसका जो द्रव्यमान होगा और आकार होगा वो क्या होगा? अलग होगा। तो ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु
जैसे कि एक तत्व है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। इस दोनों के जो परमाणु होंगे, भार और आकार इस दोनों का क्या होगा, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि किसी भी दो तत्व का जो परमाणु है उसका आकार भी अलग होगा और उसका भार भी अलग हो सकता है, और ऐसा है। दूसरे के बाद आगे बढ़ते हैं और तीसरा सिद्धांत पढ़ते हैं। डाल्टन साहब ने जो तीसरा सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया था, इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने बोला था तीसरी बातें कि दो या दो से अधिक तत्व भार के विचार से सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व को भार के विचार से सरल अनुपात में अगर उसको मिलाते हैं, यानी कि उसको संयोग करवाते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, तो ये किसका निर्माण कर देता है? यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ से सर आपको पता चल गया कि जो यौगिक होते हैं उसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्व के मेल से होता है। दो या दो से अधिक तत्व को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। क्या बनेगा सर जी? यौगिक जो है बनेगा। अभी आगे हम आप लोगों को तत्व, यौगिक, इस सभी के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, धातु क्या है, अधातु क्या है। तो एकदम आप शुरू से अंत तक बने रहे, एक एक चीज़ें सिस्टमैटिक समझ में आएगा। चौथी बातें जो है डाल्टन साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को यौगिक परमाणु कहते हैं। जो यौगिक होते हैं उसके सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और किसी यौगिक के सभी परमाणु सब प्रकार से समान होते हैं। आकार में भी एक जैसा होगा और भार में भी एक जैसा होगा। किसी भी जो यौगिक का जो परमाणु होगा वो आकार और जो साइज है उस दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। अब हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थ के वर्गीकरण को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो एक डायग्राम के हेल्प से पहले हम लोग इसको समझते हैं, जो कि डायग्राम आपके सामने आ चुका है। पदार्थ 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 तभी से बहुत हम कर रहे थे, तो अब उसको पूरा डिटेल में क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। पदार्थ, याद रखिएगा पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। पहला तो है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। ओके, पदार्थ कितने प्रकार के हो गए सर जी? दो प्रकार के। एक तो है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अब बात करें शुद्ध पदार्थ के बारे में, तो शुद्ध पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। फिर यौगिक का कोई प्रकार नहीं होता। तत्व होते हैं तीन प्रकार के। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। इसी तरह से अगर बात करें अशुद्ध पदार्थ की, जिसको हम लोग मिश्रण भी कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। अच्छा एक मिनट, पेन नहीं काम कर रहा भाई साहब, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड वेट कीजिए। देखिए, तो आप अभी क्या देख रहे थे कि जो अशुद्ध पदार्थ है, यानी कि जो मिश्रण होते हैं, जिसको अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कह सकते हैं, वो भी होते हैं दो प्रकार के। यानी कि हम सीधा सीधा समझ लें कि मिश्रण के प्रकार को अगर देखा जाए तो मिश्रण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। तो अब हम लोग इसी सभी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले पदार्थ तो हम लोग जान ही गए हैं, जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है वो सभी के सभी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ में अब हम लोग पहले जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है। फिर जानेंगे मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या है और विसमांगी मिश्रण क्या है। इतना जानने के बाद आज का क्लास हो जाएगा कंप्लीट, और यही आपका मेन जो बेसिक केमिस्ट्री है वो। तो अगर आप लोगों को भी इसमें समझने में कोई समस्या है, पहले से अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते, तो शुरू से अंत तक बने रहिए। एक एक चीज़ें मैं आपके दिमाग में घुसाने की गारंटी लेता हूँ। पहला चीज़, सबसे पहला था क्या सर जी? तो सबसे पहला था शुद्ध पदार्थ। क्या था? शुद्ध पदार्थ। तो जानिए शुद्ध पदार्थ क्या है, प्योर सब्सटेंस। अब शुद्ध पदार्थ जो है, एक मिनट
शुद्ध पदार्थ जो है क्या है, उसकी विशेषताओं को जानिएगा, आराम से पता चल जाएगा। तो जानिए कि शुद्ध पदार्थ की क्या क्या विशेषता होती है, किसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। पहला चीज, शुद्ध पदार्थ में एक तरह के अणु होते हैं और समांगी होते हैं। और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, समांगी होते हैं। जैसे पानी, चीनी। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखिएगा, 100 से शुद्ध और 100 से सूत्र या 100 से संकेत। दुनिया में जितने भी चीज़ों का या तो सूत्र है या संकेत है, या क्या है, संकेत है, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर जी, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसका सूत्र हो या संकेत हो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे चीनी, चीनी का सर सूत्र होता है, बिल्कुल चीनी का सूत्र होता है। जैसे कि चीनी है, पानी है, इसके बाद आपके जो है कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड है, यानी कि जिसको नमक भी के नाम से भी जानते हैं। तो वो सभी के सभी चीज़ें ऐसे हैं जिसका सूत्र है, यानी कि सीधा समझ लीजिए, जितने भी चीज़ों का आपको सूत्र होते हैं, जितने भी चीज़ों का सूत्र होता है या फिर संकेत होता है, जैसे संकेत किसका, सोना का, चांदी का संकेत होता है, तो वो सभी के सभी चीज़ें क्या कहलाएंगे, शुद्ध कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिसका सूत्र हो या संकेत हो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ में एक तरह के अणु होते हैं। एक तरह के अणु मतलब वो शुद्ध, ठीक है। और एक तरह के अणु होने के साथ साथ वो समांगी भी होते हैं। समांगी भी होते हैं मतलब जो उसका मिक्सचर होता है पूरा सभी जगह पे मात्रा एक जैसा होता है। सभी जगह पे मात्रा क्या होता है, एक जैसा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो समांगी पदार्थ होता है ना, वो शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। समांगी पदार्थ शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। देखिए, पानी अगर पूछा जाए क्या है तो बोलेंगे शुद्ध पदार्थ है। चीनी पूछा जाए तो बोलेंगे क्या है, शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि पानी का सूत्र होता है H2O, चीनी का सूत्र होता है। तो पानी और चीनी शुद्ध पदार्थ है। लेकिन पानी और चीनी का मिश्रण जिसको शरबत कहते हैं वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख ही दिया है कि समांगी पदार्थ शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं, जैसे कि पानी और चीनी का मिश्रण। तो जैसे आपने इसको मिला दिया तो ये तो मिक्सचर हो गया, मिश्रण हो गया, तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता। और दूसरी बात बताइए, पानी और चीनी का मिश्रण होता है शरबत, उसको कहते हैं शरबत। क्या शरबत का सूत्र होता है, नहीं। क्या शरबत का संकेत होता है, नहीं, एकदम नहीं। शरबत का सूत्र आपने कहीं देखा नहीं होगा। चीनी का सूत्र आपने देखा होगा, तो बिल्कुल चीनी शुद्ध पदार्थ है। पानी का आपने सूत्र देखा होगा H2O, तो बिल्कुल पानी शुद्ध पदार्थ है। लेकिन इस दोनों को आपने मिला दिया, शरबत बन गया। तो शरबत का कोई भी सूत्र नहीं है, तो ये शरबत जो बनेगा, जो चीनी और पानी का मिश्रण बनेगा, ये शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। शुद्ध पदार्थ के बारे में दूसरी चीज़ें याद रखेंगे कि शुद्ध पदार्थ के निश्चित गुण होते हैं। शुद्ध पदार्थ के निश्चित गुण होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, और आगे की चीज़ों को कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमारा चीज़ है वो है तत्व। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, तत्वों को समझने वाले हैं। तो आइए एक सेकंड रुकिएगा, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो अब किसको समझने वाले सर हम लोग, तो अब हम लोग समझने वाले हैं तत्व को। तो अब आप लोग भी पूरा ध्यान से क्या कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। शुद्ध पदार्थ को तो आपने समझा ही समझा। अब आ जाइए आगे, और शुद्ध पदार्थ को समझने के बाद अब समझिए तत्व को, यानी कि तत्व क्या होते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, मतलब तत्व भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, जो किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व को आप लोग किसी भी विधि से, वो रासायनिक विधि हो या फिजिकल हो, यानी कि भौतिक विधि हो, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तत्व की विशेषताएं जानिए, तत्व की विशेषताओं का चर्चा कीजिए कि आखिर तत्व होता क्या है। तो सबसे पहला विशेषता तत्व का है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो सिर्फ एक तरह के परमाणु या एक ही परमाणु संख्या वाले परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है।
जैसे कि आपने देखा होगा, नाम सुना होगा ऑक्सीजन का, आपने नाम सुना होगा कार्बन का, आपने नाम सुना होगा जैसे हीलियम, वैसे 118 तत्व है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए दूसरी बात है तत्व के बारे में कि अब तक 106 नहीं है, यहाँ पे हल्का टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो याद रखिएगा कि अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। दुनिया में अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं और आगे भी मिलने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यानी कि अब तक जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, आपके जानते हैं सोडियम है, नाइट्रोजन है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं पहले से। तो इस तरह के कितने तत्व मिल चुके हैं? 118। पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में आप लोगों ने 118 के 18 तत्वों का दर्शन जरूर किया होगा। तो अब तक 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें 92 नहीं 94 ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में या यौगिक अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि जो नेचुरल है, जो प्रकृति में विद्यमान है पहले से ही पाए जाते हैं, और शेष कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। 118 में 94 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्राकृतिक तत्व है, इसको वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, लेकिन 94 के बाद जितने भी तत्व है उसको लैब के अंदर केमिकल विधि से बनाया गया है, यानी कि शेष कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। आवर्त सारणी में लेड के बाद आपको याद रखना कि अस्थायी तत्व हैं। लेड के बाद जितने भी है वो अस्थायी तत्व है, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव इसको एलिमेंट क्या करते हैं हम बोलते हैं। तो आप 118 जरूर याद रखिएगा, 94 जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और तत्वों को अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तत्वों का तीसरा गुण भी आप यहाँ पर देख ही लीजिए। पहले तत्वों का तीसरा गुण है कि तत्वों की विशेषताओं के आधार पर आवर्त सारणी में इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह आपको समझना है कि जो तत्व है 118 उसको विशेषताओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। तो आवर्त सारणी में आपको क्या बोला, यहाँ पे बोला गया कि 118 जो तत्व हैं उसको विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कुछ को धातु कहा गया है, कुछ को अधातु कहा गया है और कुछ को उपधातु कहा गया है। अभी हम आप लोगों को आगे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी भी दिखाएंगे, तो वहां पर देखिएगा कि कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि भाई साहब धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं धातु, अधातु और उपधातु को। ओके, तो धातु आपको पता होना चाहिए कि ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा ये ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। यानी कि सीधा सीधा याद रखिएगा, धातु हम उसे कहेंगे जो बिजली का यानी कि विद्युत का सुचालक हो, जो ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय हो। आघात वर्धनीय का मतलब है कि इस पर अगर हम चोट मारेंगे तो ये टूटेगा नहीं, ये बिखरेगा नहीं। जैसे कि लोहा पर हथौड़ा से चोट मारते हैं तो ये बिखरता नहीं है, ये क्या होता है तो तनता है। यानी कि लोहा को चोट मार मार करके आप इसका चादर बना सकते हैं, यानी कि इसको तान सकते हैं। इतना बड़ा लोहा का रॉड था, सीट था, आपने इसको चोट मार मार के इतना बड़ा कर दिया। ये कर सकते हैं लोहा के साथ, ठीक है, गर्म करके ऐसा आप कर सकते हैं। तो धातु कौन होगा? जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जो आघात वर्धनीय हो यानी कि चोट मारने पर टूटे नहीं। जैसे कि आप अगर पत्थर पर चोट मारते तो टूट जाता है, उसका आप पीट करके चादर नहीं बना सकते हैं, तो वो धातु नहीं होगा। ठीक है, तो धातु कौन होगा? जो ऊष्मा का सुचालक हो, जो आघात वर्धनीय हो यानी कि चोट मारने पर ये टूटेगा नहीं, और ये तन्य होगा, इसको आप पीट करके इसका चादर बना सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे सर जी? उसे कहेंगे हम धातु। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखा जाए, धातु तो लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, सोना है, कैल्शियम, ये सभी के सभी क्या है? धातु है। ओके, तो इस सभी धातु का नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है और कौन अधातु है। ठीक है, तो
ये जो चीज़ें हैं, जो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, कैल्शियम, ये सभी के सभी ऐसे चीज़ें हैं जिससे विद्युत पास कर सकती है, जिस पर अगर आप हथौड़ा से मारेंगे तो ये टूटेगा नहीं, ये जो है तन्य हो जाएगा, यानी कि ये इसको आप खींच करके इसका लंबा तार भी बना सकते हैं। इसके बाद बारी आता है अधातु का, यानी कि अधातु किसे कहते हैं, तो ये धातु का जस्ट उल्टा होता है। धातु था विद्युत का सुचालक, यानी कि इस सभी से, यानी कि जो धातु था इस सभी से बिजली पास कर सकती है, लेकिन अधातु से बिजली पास नहीं करेगी। ये विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इसे न तो विद्युत पास कर सकता है और न ही उष्मा पास कर सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण है सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद है फास्फोरस, कार्बन, ब्रोमीन। ये क्या है, अधातु है। ये क्या सर जी, अधातु है। और ये अधातु के उदाहरण याद रखिएगा, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, कार्बन और ब्रोमीन, ये सभी के सभी क्या है, अधातु है। इससे बिजली नहीं पास कर सकती है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब आगे इसके कुछ अधातु के बाद अब हम उपधातु की बात करते हैं। तीसरी चीज़, उपधातु के बारे में आप याद रखिएगा कि जो उपधातु होती है ये ऐसा चीज़ है जिसमें धातु और अधातु दोनों वाला गुण होता है, हल्का हल्का। जैसे कि हमने लिख ही दिया यहाँ पे कि ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं, मतलब या इसमें से न तो पूरा पूरा बिजली पास करेगा, ना ही साफ, मतलब ये नहीं, मतलब इससे हल्का हल्का बिजली पास कर सकती है। अर्धचालक का मतलब पूरा पूरा बिजली पास इससे नहीं कर सकती है। अर्थात धातु एवं अधातु दोनों तरह के आचरण करते हैं। जो उपधातु होगा वो दोनों तरह का क्या करेगा, बिहेव करेगा, धातु के जैसे भी और अधातु के जैसे भी। जैसे कि एग्जांपल में है सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तीनों के तीनों क्या है, उपधातु के उदाहरण हैं। ओके, तो धातु, अधातु और उपधातु आप लोगों ने देखा। इसको हम पीरियोडिक टेबल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी का पीरियोडिक टेबल देखा हो तो कुछ ऐसा ही है, सेम टू सेम। तो धातु, अधातु और उपधातु को हम पीरियोडिक टेबल में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये है आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने बताया था कि टोटल तत्व 118 है। 118 क्या है, तत्व। तत्व कितने हैं कुल, तो कुल तत्व है सर जी 118। कुल तत्व कितने हैं, 118 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक नंबर से लेकर के यहाँ लास्ट देख सकते हैं कि 118 दिखाया गया है। बोलो 118 दिखाया गया है कि नहीं। तो 1 से लेकर के 118 तत्व आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। उसके संकेत मिल जाएंगे, उसके नाम मिल जाएंगे, उसके परमाणु संख्या मिल जाएंगे और परमाणु द्रव्यमान भी आपको मिल जाएंगे, ये सारे के सारे चीज़। तो ये 118 तत्व को आप यहाँ देख सकते हैं। आपको हो सकता है कि अभी अपने स्क्रीन पर बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो, तो आप अगर यहाँ पे अच्छा से नहीं देख पा रहे तो आपके पास कोई भी बुक है या आप पीरियोडिक टेबल रखे हुए हैं तो उसमें आप 118 के 18 सभी तत्वों का नाम देख सकते हैं, पहली चीज़ें। दूसरा चीज़ें हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन धातु है, कौन उपधातु है और कौन अधातु है। कौन धातु है, कौन उपधातु है और कौन क्या है, अधातु है। तो मैं इसका बेसिक ज्ञान दे दूं आपको कि 118 तत्व होते हैं, टोटल पीरियोडिक टेबल में दिखाए गए हैं। और पहले उपधातु को देखिए कि कौन है। तो यहाँ पर जो आपको हल्का गुलाबी कलर का दिख रहा है, इस तरह के कलर का, वो सभी उपधातु हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपको लकीर दिख रहा है, यहाँ जैसे कि बी है, इसके बाद SI है, GE है, AS है, SB है, TE और पोलोनियम PO। तो ये सारे के सारे हैं उपधातु। ये सारे के सारे क्या है सर जी, उपधातु। तो उपधातु हो गए 1 2 3 4 5 6 7। इस सातों का नाम आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए सर आपके उपधातु। इसके बाद अधातु। तो अधातु देख ही सकते हैं, जो पीला कलर में हल्का आपको दिखाया गया है, यानी कि उपधातु एक बाउंड्री का काम कर रहा है आपके लिए। उपधातु एक बाउंड्री का काम कर रहा है। उपधातु बाउंड्री है, एक रेखा है, और इसके इस साइड अधातु है और उपधातु के इस साइड ये सारा का सारा कहलाएगा धातु, यानी कि धातु का संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि अधातु कौन है,
धातु कौन है और उपधातु कौन है, इसको आप बड़े अक्षर में देखना चाहते हैं तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, एक बार ध्यान कर लीजिए। आपको मैं बता देता हूं कि करना क्या है। आप पूरे 118 नहीं याद रख सकते हैं कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, तो आप काम कीजिए कि उपधातु याद रख कर लीजिए, क्योंकि उपधातु कम है। 1 2 3 4 5 6 7 7 ही उपधातु है, तो 7 उपधातु का नाम याद रख लीजिए। और अधातु भी कम है, तो अधातु के भी नाम आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जो बच गए उसको समझ लीजिएगा कि धातु होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब कभी भी आपको ऑप्शन में दिखेगा, बोलेगा कि व्हिच ऑफ निम्नलिखित में से कौन धातु है, तो आपको उपधातु और अधातु तो याद है, तो जो उपधातु और अधातु नहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि वो धातु ही होगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, धातु और अधातु के लिस्ट को याद कर सकते हैं। ओके, इसमें अब आपको एक चीज़ें मैं और बता दूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल को SPDF 4 ब्लॉक में बांटा गया है, यानी कि 4 ब्लॉक में। तो ये वाला जो 2 आपको दिख रहा है वर्ग, इसको कहते हैं S ब्लॉक। क्या कहते हैं सर? इसको S ब्लॉक कहते हैं। और ये वाला जो आपको वर्ग दिख रहा है इसको कहते हैं P ब्लॉक। क्या कहते हैं? P ब्लॉक। और ये वाले को हम कहते हैं SP, और ये D ब्लॉक है। कौन है? D ब्लॉक है। और यहाँ पर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है ये है SPDF ब्लॉक है। ये क्या है? F ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है पूरे पीरियोडिक टेबल को। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, हमें पता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ से तो सीधी बात पता चल रहा है कि पीरियोडिक टेबल के दाहिने तरफ, पीरियोडिक टेबल के दाहिने तरफ क्या है? अधातु है। क्या सर जी? अधातु। और पीरियोडिक टेबल के बाएं भाग में क्या है? धातु है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें टोटल 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं सर? 18 वर्ग होते हैं। ये कहलाएगा पहला वर्ग, ये कहलाएगा दूसरा वर्ग, यानी कि ये वाला जो लाइन है इसको कहते हैं वर्ग। ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठा, सातवां, और इसी तरीक़ा से 18 वर्ग होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने वर्ग है, तो बताएंगे कि 18 वर्ग है। कितने वर्ग है सर जी? 18 वर्ग है। इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो कितने हैं हॉरिजेंटल लाइंस? 18। और जिसको वर्ग कहते हैं, तो आपने देख लिया कि कितने वर्ग हो जाएंगे। और याद रखिएगा दूसरा होता है समूह, इसको पीरियड भी कहते हैं। तो समूह होते हैं 7। समूह कितने होते हैं सर जी? 7 होते हैं। जैसे देखिए, ये कहलाएगा एक पहला समूह, ये कहलाएगा आपका दूसरा समूह, ठीक है, और ये कहलाएगा आपका तीसरा समूह, और ये इस तरह से चौथा समूह, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे आप तो चौथा समूह, ये 5वां समूह है, और ये 6ठा समूह है, और ये 7वां समूह है। ये क्या है? 7वां समूह है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहे कि समूह कितने हैं, यानी कि पीरियड कितने हैं, तो बोलेंगे 7। इसको कहते हैं हम लोग सॉरी उसको वर्टिकल बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। वर्ग को वर्टिकल लाइन बोलेंगे, और इसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजेंटल, यानी कि इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। तो सीधा सीधा समझिए कि समूह कितने होते हैं? 7। बोलेंगे सर ये 2 क्या है? ये 2 छठा और 7वां समूह का ही क्या है? भाग है, यानी कि एलिमेंट है। तो देख सकते हैं कि 1 से लेके 7 तक क्या है? 7 समूह है। तो ये चीज़ें आप याद रखने की हमेशा हमेशा कोशिश करेंगे। और हो सके तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो पहला समूह होता है उसमें 2 ही तत्व हैं। जैसे यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक क्या देख पा रहे हैं कि 2 ही तत्व हैं। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। उसी तरह से देख लीजिएगा कि दूसरा जो आपके वर्ग है, जो समूह है, इसमें 2 तत्व यहाँ दिख रहे हैं। इसके बाद 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6, और ये 2 8 तत्व होते हैं। कौन कौन तत्व है वो भी आप हल्का एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे, या फिर नहीं भी देखेंगे तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ चीज़ें जान पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं यौगिक क्या है। ठीक है, तत्व को तो अभी हम लोगों ने देख लिया। तत्व तो बहुत हम लोग जाने कि 118 तत्व होते हैं।
उसमें से कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ उपधातु होते हैं, और सारे के सारे 118 जो तत्व हैं वो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। लेकिन तत्व को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं यौगिक के बारे में, यौगिक समझने की कोशिश करते हैं। यौगिक यानी कि इसको कंपाउंड बोलेंगे। यौगिक क्या है? तो यौगिक वह समांगी शुद्ध पदार्थ हैं। यौगिक क्या है भाई साहब? समांगी शुद्ध पदार्थ है। अभी समांगी और विसमांगी समझने में आप लोगों को हल्का समस्या आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में आपको नहीं बताया है। तो समांगी क्या होगा, विसमांगी क्या होगा, इसके बारे में डिटेल अभी जस्ट हम आपको बताएंगे, तो एकदम घबराइए नहीं। तो यौगिक क्या है? समांगी शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में परस्पर रासायनिक संयोग से बनता है। यानी कि साधारण भाषा में बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं कि यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके ही बनाया जाता है। यौगिक कैसे बनाया जाता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके ही यौगिक बनाया जाता है, और जो सिर्फ रासायनिक विधि से ही सरल पदार्थ में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि अगर बात करें हम जल का, तो जल क्या है? H2O। H2 एक यौगिक है। H2O क्या है सर? एक यौगिक है, क्योंकि ये दो तत्वों के मेल से बना है। पहला तत्व तो है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों को मिला करके आपने जल बनाया, और वो जल क्या है? यौगिक है। तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी भी फिजिकल मेथड से, भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पर बताया गया है कि जो सिर्फ रासायनिक विधि से ही सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। अगर आप हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग करना चाहेंगे तो ये रासायनिक विधि से अलग हो सकता है, किसी भी भौतिक विधि से नहीं हो सकता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यौगिक के उदाहरण। पहला है शुद्ध पानी, H2O। शुद्ध पानी क्या है? H2O, ये यौगिक है। अगर आप पानी में चीनी मिला देंगे तो ये यौगिक नहीं बचेगा, ये मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मिश्रण। लेकिन अगर शुद्ध पानी है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कोई भी अगर उसमें चीज़ें नहीं मिली हुई है, तो वो है कौन चीज़? तो वो है सर जी आपका शुद्ध पानी यौगिक है। तो आप देख लिए यौगिक का उदाहरण शुद्ध पानी हो सकता है। इसके बाद दूसरा आप उदाहरण बोल सकते हैं कि टेबल नमक। टेबल नमक को हम NaCl बोलते हैं, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड भी एक यौगिक है। तीसरा मीथेन। मीथेन की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। CH4 होता है। तो ये मीथेन जो है, इसके बाद इसका मतलब है कि सर तब तो चीनी भी यौगिक होगा। बिल्कुल। तो आपने देख लिया कि ये भी क्या है? मीथेन भी क्या है? एक यौगिक है। तो ये यौगिक आपने समझा कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके बनाया जाता है, ये यौगिक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यौगिक के कुछ गुण को पढ़ेंगे। यौगिक के कुछ गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो चलिए समझते हैं। पहला गुण आपके सामने है। यौगिक के गुण अवयवी तत्वों के गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कोई यौगिक है तो इसका जो गुण होगा, इसके अवयवी तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से अलग होगा। यही बोला गया है कि यौगिक के जो गुण होते हैं वो अवयवी तत्वों के गुण से सर्वथा यानी कि हमेशा अलग होता है। जैसे कि जल एक यौगिक है। जल को दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनाया गया है। तो जल का अवयवी तत्व कौन हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो आपके जल का जो आपका गुण होगा, जल का जो गुण होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से एकदम अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जो गुण हाइड्रोजन में है, जो गुण ऑक्सीजन में है, वही गुण जल में देखने को मिलेगा, कतई नहीं। ठीक है, मतलब आपने सीधा देख लिया कि जो जल है उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से गुण एकदम अलग होगा। तो पहला गुण आप ये देख लिए।
दूसरा जो इसके गुण होते हैं वो क्या है, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको इसको फिर से समझा देते हैं कि कार्बन जो कि ठोस अवस्था में है और ऑक्सीजन जो कि गैस अवस्था में है, तत्व प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? जबकि दोनों तत्व उदासीन है। देखो भाई साहब, हम जल का उदाहरण देकर के समझाएं और एक उदाहरण आपके सामने है। क्या होता है? कार्बन, ठोस अवस्था वाला कार्बन आपके पास आप ले लिया और ऑक्सीजन गैस ले लिया आपने। अब इसको मिलाकर के आपने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसका जो तत्व प्रतिक्रिया कर आपने CO2 बनाते हैं। अब याद रखिएगा जो अम्लीय प्रकृति का होता है CO2 CO2 कैसा होता है? अम्लीय होता है। जबकि जो आपके कार्बन हैं और ऑक्सीजन है वो उदासीन है। तो क्या मैच किया? ये जो आपके तत्व है इसका गुण कार्बन और ऑक्सीजन से मैच किया तो नहीं मिला। जो ये आपके यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, एसिटिक होता है, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन था वो तो एकदम क्या था? उदासीन था। तो यही यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपके यौगिक होंगे जिस चीज़ों से मिला के बनाया गया होगा उसके गुण से इसका गुण अलग होगा। दूसरा गुण क्या है यौगिक के? यौगिक के अवयवी तत्वों को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अच्छा, जैसे अभी जस्ट बात भी कर रहे थे कि यौगिक के तत्वों को भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे आपके पास जल है, जल डेट मीन्स H2O है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो किसी भौतिक विधि से नहीं कर सकते हैं, हम इसको रासायनिक विधि से ही कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने उदाहरण दिया कि जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। जल में आप इसका जब विद्युत अपघटन कराएंगे जो कि लैब में होता है, आप मत ट्राई कर लेना, नहीं तो पता चलेगा कि आप ही ना रहे। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। लैब के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं इसको। विद्युत अपघटन करवाने के बाद हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है, कैथोड पे वो जमा होता है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जो यौगिक का दूसरा गुण है। आगे बढ़ते हैं और यौगिक के तीसरे गुण की चर्चा करते हैं। यौगिक का तीसरा गुण क्या है सर जी? यौगिक का तीसरा गुण है कि यौगिक के बनने में ऊष्मा का या तो परिवर्तन होगा या ऊष्मा उत्सर्जित होगा या अवशोषित होगा। यानी कि जब यौगिक बन रहा होगा उस रिएक्शन के टाइम पर या तो ऊष्मा चेंज हो जाएगा, यानी कि डिग्री हल्का अगर 98 डिग्री है तो 99 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा। या तो ऊष्मा बाहर निकलेगा या ऊष्मा वो सोखेगा, ठीक है। जैसे याद रखिएगा कि 12 ग्राम कार्बन एवं 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए इस क्रिया में 96.4 ठीक है ना किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। यानी कि यहाँ पे ऊर्जा क्या हुआ? उत्सर्जित हुआ, बाहर निकला, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसके चौथे गुण को समझते हैं। चौथा गुण यौगिक का यह है कि यौगिक में उनका अवयवी तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग जल की, तो जल कोई भी जल होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 ही होगा। वो जल आप कुआं से लिए हो, चापाकल से लिए हो, समुद्र से लिए हो या आप वर्षा का जल ही क्यों न लिए हो, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो एक जैसा होगा। यही चौथा गुण यहाँ भी लिखा गया है कि यौगिक में उसका जो अवयवी तत्व हैं भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पोटासियम क्लोराइड का। तो पोटासियम क्लोराइड जो KCl होते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि पोटासियम एवं क्लोरीन के भार का अनुपात हमेशा 39:35 होता है। यानी कि 39 भाग लिया जाता है पोटेशियम का और 35.5 भाग लिया जाता है आपके क्लोरीन का। तब जाकर के उसको जब रिएक्शन करवाया जाता है तो बनता है पोटासियम क्लोराइड। क्या बनता है? पोटासियम क्लोराइड बनता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अशुद्ध पदार्थ।
शुद्ध पदार्थ की सारी कहानियां हम लोगों ने समझ ली है। अब हमें पढ़ना क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ पढ़ना होगा। तो आइए अशुद्ध पदार्थ समझते हैं। अशुद्ध पदार्थ हम धार्मिक रूप से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे केमिस्ट्री के रूप में, ठीक है। अब सर अशुद्ध किसे कहेंगे, तो आइए देखते हैं कौन है अशुद्ध, अशुद्ध किसे हम कहते हैं। तो अशुद्ध को आप मिक्सचर भी बोल सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ यानी कि जो इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें केमिस्ट्री के अंदर सबसे जो मेन चीज़ पढ़ना वो आपको मिश्रण पढ़ना है। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है केमिस्ट्री के अनुसार। किसके अनुसार, केमिस्ट्री के अनुसार। तो जानिए कि भाई मिश्रण क्या है। तो बोलेंगे कि मिश्रण वह पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों, यानी कि वो पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकता है, को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है। आप क्या कहिए, दो या दो से अधिक तत्व को किसी भी अनुपात में ले लिए, फेंट फाट दिए, वो बन गया मिश्रण। या फिर दो या दो से अधिक यौगिक को ले लिए, फेंट फाट दिए, उसको इधर मिला उला दिए, तो वो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। तो यही बात है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है और जिसके अवयवी तत्वों को सरल या यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जो आपका शुद्ध पदार्थ था उसको सरल या यांत्रिक विधि द्वारा आप उसको अलग नहीं कर सकते थे, उसको रासायनिक विधि द्वारा अलग किए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल में से। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी यांत्रिक विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे हवा एक मिश्रण है, सही बात है, इसके मुख्य अवयव हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा क्या हो गया, एक अशुद्ध पदार्थ हो गया केमिस्ट्री के अनुसार। हवा एक मिश्रण है तो मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ बोलेंगे। अब ये किस किस चीज़ों का मिश्रण है, तो हवा में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 होता है और नाइट्रोजन होते हैं 78%, ठीक है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही कम होता है, 0.03%, ठीक है। तो आपने ये देखा। दूसरा है शरबत। शरबत भी मिश्रण है, शरबत एक मिश्रण है, इसके अवयव हैं चीनी एवं जल। चीनी और जल को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा सर, शरबत बन जाएगा। जैसे कि ब्रास भी एक मिश्रण है, इसमें अगर कॉपर को जस्ता में मिला दिए आप, कॉपर और जस्ता मिलाकर जब आप जो भी नया मिश्रण तैयार करते हैं उसको ब्रास कहते हैं। इसके बाद इसका जो अगला उदाहरण है वो है गन पाउडर। गन पाउडर भी एक मिश्रण है। गन पाउडर में क्या क्या मिला होता है, इसमें होता है कार्बन, सल्फर एवं नाइट्रेट, इस सभी को मिला करके बनता है गन पाउडर। क्या बनता है, गन पाउडर बनता है। तो आपके शरबत हो या हवा हो या ब्रास हो या गन पाउडर हो, ये सब के सब क्या है सर, मिश्रण है, दैट मीन्स मिक्सचर है। अब आगे बढ़ते हैं और मिश्रण के कुछ गुण को समझते हैं। मिश्रण का पहला गुण, मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों के भार का अनुपात निश्चित होता है। भार का अनुपात क्या होता है, निश्चित अनुपात निश्चित नहीं होता, सॉरी निश्चित होता नहीं होता। जैसे अगर बात करें जल का, तो जल में H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात फिक्स होता है कि 1:8 ही हमेशा होगा। लेकिन मिश्रण में उनके जो अवयवी तत्व होते हैं उस तत्व के भार का अनुपात निश्चित नहीं होता है। जैसे कि शरबत में हमें मिलाना है चीनी और दूसरा मिलाना है पानी। तो कितना चीनी होगा कितना पानी होगा, इसमें कोई फिक्स होता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा चीनी मिला के पीता है, कोई व्यक्ति कम चीनी मिला के पीता है, तो वहाँ पर अनुपात फिक्स नहीं होता है। पहला गुण तो आपने ये देख लिया। दूसरा गुण, मिश्रण समांगी एवं विसमांगी हो सकते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग समझेंगे कि समांगी क्या है, विसमांगी क्या है, वो सभी के सभी चीज़ें आपको अभी का अभी समझ में आएगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपने दूसरा क्या देखा कि मिश्रण होते हैं समांगी एवं विसमांगी, मतलब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। इसको कहते हैं होमोजीनियस, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। अभी आगे बात करेंगे इसका डिटेल में। तीसरा मिश्रण का गुण है कि मिश्रण के अनेक अवयव अपना गुण कायम रखते हैं।
सही बात है भाई। अगर आपने पानी में चीनी को मिला दिया तो ऐसा नहीं है कि पानी का गुण खत्म हो जाएगा और चीनी का भी गुण खत्म हो जाएगा, कोई तीसरा चीज़ का गुण आ जाएगा, नहीं। पानी का गुण भी रहेगा उसमें और चीनी का भी गुण रहेगा, किसी का भी गुण खत्म नहीं होगा। चौथा चीज़ है कि मिश्रण के बनने में भौतिक परिवर्तन होता है। सही बात है भाई, पानी को चीनी में आपने मिलाया तो वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको भौतिक विधि से आप अलग भी कर सकते हैं। पानी को चीनी में मिला करके और आप क्या कीजिए, गर्म कर दीजिए, पानी उड़ जाएगी, चीनी बच जाएगी। यानी कि आपने उसको अलग कर पाया कि नहीं कर पाया भौतिक विधि से, तो वो भौतिक विधि से हो जाती है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। पांचवा चीज़ याद रखेंगे कि मिश्रण के अवयव यांत्रिक विधियों से अलग किए जा सकते हैं। जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण आप यांत्रिक विधि से कर सकते हैं। आप क्या कर लीजिए कि गर्म कर दीजिए उसको, पानी उड़ जाएगी, चीनी बच जाएगी। छठा है कि इसके बनने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, कोई ऊर्जा की जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसा नहीं कि शरबत बना रहे होंगे तो कोई ऊर्जा चेंज हो जाएगी, कोई ऐसी बातें नहीं होती है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में, यानी कि समांगी और विसमांगी के बारे में। तो जान लीजिए कि मिश्रण के प्रकार को, मिश्रण के दो प्रकार होते भाई साहब, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। तो जानिए कि समांगी मिश्रण क्या है, विसमांगी मिश्रण क्या है। पहला समांगी मिश्रण जानते हैं। समांगी मिश्रण जो है, समांगी मिश्रण वह है जिसके अवयव संपूर्ण भाग में एक समान मिले होते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, ये मान लीजिए कि कोई बर्तन है, ठीक है, ये कोई बर्तन है और इसमें आपने शरबत मिला रखा है। क्या रखा है इसमें, शरबत। तो इस शरबत में क्या होगा कि चीनी सभी जगह पे समान मात्रा में होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर चीनी ज़्यादा होगा और यहाँ पर चीनी कम होगा, ऐसी बातें नहीं है। सभी जगह पे चीनी समान मात्रा में होगा, चीनी समान मात्रा में होगा। तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयव संपूर्ण भाग में एक समान मिलते हैं उसे कहेंगे हम समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे कि शरबत होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब शरबत में सभी जगह पे चीनी समान मात्रा में होता है, तो इसे बोलेंगे हम लोग समांगी मिश्रण, ठीक है। अब दूसरा है विसमांगी हेट्रोजीनियस, इसका जस्ट उल्टा होता है। विसमांगी मिश्रण वह है जिसके अवयव संपूर्ण भाग में एक समान मिले नहीं होते हैं। जैसे कि ये कोई बर्तन है और यहाँ तक आपने इसमें क्या कर रखा है, तो कंकर और प्लस बालू रखा है, कंकर प्लस बालू। तो बालू और कंकर में जो मिश्रण होगा ना, हो सकता है कि कहीं पर ज़्यादा कंकर हो, कहीं पर कम कंकर हो। मतलब कंकर और बालू का मिश्रण हमेशा ऐसा नहीं बनेगा कि पूरे बालू में कंकर एक समान हो। कहीं पे ज़्यादा बालू हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा कंकर हो सकता है, कहीं पे कम कंकर हो सकता है। तो विसमांगी मिश्रण आपने समझा कि एग्जाम्पल की मदद से कि इसमें जो भी दो चीज़ मिले होंगे वो सभी जगह पे एक समान नहीं मिलेगा, सभी जगह पे एक समान नहीं मिलेगा। अब आपको कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से समझाते हैं समांगी और विसमांगी मिश्रण को। जैसे सबसे पहला ठोस ठोस का मिश्रण, ये मिश्र धातु कहलाते हैं। जब दो ठोस को मिला करके आप अगर कोई तीसरा ठोस बनाएंगे, जैसे कि पीतल, कांसा, ये सब मिश्र धातु है। ये सब क्या है, मिश्र धातु है। और पीतल और कांसा जो है ये समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। इसके बाद ठोस ठोस का मिश्रण, जैसे कि बालू और लवण। बालू में आपने नमक मान लो मिला दिया, बालू में नमक मिला दिया, तो बालू में जो नमक मिलाएंगे वो विसमांगी होगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बालू और नमक को मिलाएंगे तो सभी जगह पे नमक समान मात्रा में होगा। कहीं पर नमक ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर नमक कम हो जाएगा, तो ये विसमांगी मिश्रण है। ठोस और द्रव का मिश्रण, जैसे कि जल में आपने नमक घोल दिया, जल में लवण यानी कि नमक घोल दिया आपने, तो जल में जब आप नमक घोलेंगे तो नमक सभी जगह पे समान होगा, इसीलिए इसको समांगी मिश्रण कहा गया। कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण कहा गया है। अब ठोस द्रव का भी मिश्रण बनाया जा सकता है। ठोस जैसे कि बालू को आपने घोल दिया जल में, तो ये भी विसमांगी मिश्रण होगा, क्योंकि जब बालू को जल में घोलते हैं
तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट रूप से बालू क्या होगा, नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और ऊपर कम बालू बचेगा, नीचे ज़्यादा बालू बचेगा, यानी कि बालू कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो ये कहलाएंगे विसमांगी मिश्रण। किस किस का मिश्रण? तो जल और बालू का मिश्रण। इसके बाद है द्रव द्रव में मिश्रण। जब द्रव को द्रव में मिश्रण करेंगे, किसी दो द्रव को मिलाएंगे, जैसे कि जल में आपने अल्कोहल मिला दिया, तो जल में जब आप अल्कोहल मिलाते हैं तो ये समांगी मिश्रण बनेगा। ये सारे के सारे चीज़ें पूछे गए हैं आपके एग्जाम में कि जल और अल्कोहल का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है, तो बोलेंगे समांगी मिश्रण होता है। अब कई बार द्रव द्रव में मिश्रण दूसरा देखो, जैसे जल में तेल का मिश्रण क्या होगा, तो भी समांगी होगा। जब आप पानी में तेल मिलाएंगे तो कहीं पे ज़्यादा तेल दिखेगा, कहीं पे कम दिखेगा, यानी कि मिलेगा ही नहीं, यानी कि विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। द्रव में कई बार गैस मिला देते हैं, जैसे कि जल में आपने अमोनिया गैस मिला दिया तो ये भी समांगी मिश्रण होगा। गैस गैस का मिश्रण, जैसे कि हवा में आपने कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया तो समांगी होगा। ठीक है। द्रव में आपने गैस मिला दिया, जैसे कि जल है उसमें नाइट्रोजन आपने मिला दिया तो ये विसमांगी होगा, क्योंकि जल में नाइट्रोजन पूरा अच्छा तरीका से नहीं घुल पाता है। ठीक है। तो ये आपने विसमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण का कुछ उदाहरण देखा। अब है हम लोग समझने वाले हैं कि परमाणु क्या होता है। क्या समझने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों? ये समझने वाले हैं कि परमाणु क्या होता है, जिसको एटम बोलते हैं। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, यानी कि छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे परमाणु कहते हैं। यानी कि जो परमाणु है वो इतना छोटा होता है कि वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो उसे क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। यानी कि सीधा बोल लो कि ये बहुत ही छोटा कण होता है। दूसरी बात है, परमाणु के बाद आपने सुना होगा अणु का नाम। किसका नाम सुना होगा? अणु, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अणु क्या है? किसी पदार्थ, अब पदार्थ में तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। तो किसी पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है उसे अणु कहते हैं। तो अणु और परमाणु में अंतर यही हुआ। समानता तो यह है कि परमाणु जो है वो भी पदार्थ का कण है और अणु भी क्या है? तो अणु भी पदार्थ का ही कण है, पदार्थ का ही कण है। लेकिन अंतर यह है कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन अणु, ये आपको पता होना चाहिए, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में ये एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर बात किया जाए, किसी तत्व के अणु समान परमाणु के बने होते हैं। ये पहला, ये एक पॉइंट समझ लीजिए। ये चीज़ें हैं, याद रखना आपको कि किसी भी जो तत्व होता है उसके जो अणु होते हैं समान परमाणु से बने होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो अणु है, आप जानते होंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में अगर, तो ये O2 होता है। ऑक्सीजन गैस क्या होता है? O2। तो ऑक्सीजन में क्या है? केवल ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन गैस में केवल ऑक्सीजन है। जैसे कि ऑक्सीजन का अणु O के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का बना होता है, इसे O2 के से निरूपित किया जाता है। परंतु यौगिक के अणु के में भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे देखिए, तो ऑक्सीजन क्या है सर जी? ऑक्सीजन है तत्व। अब यौगिक समझिएगा क्या है यहाँ पर? तत्व और यौगिक मतलब हम समझने की बातें कर रहे थे। परंतु यौगिक के अणु में भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे कि बात किया जाए हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु पाया जाता है, जैसे कि HCl। तो बात किया जाए तो ऑक्सीजन क्या है? तत्व है, या फिर सीधा O भी बोल सकते हैं, O2 ना बोल के O भी बोल सकते हैं। तो O क्या है? ऑक्सीजन एक तत्व है। और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है सर जी? HCl, जो हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाता है, ये एक यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें मिली हुई है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, से सूचित किया जाता है। ठीक है, HCl से सूचित जो इसको किया जाता है। तो आपने तत्व और यौगिक में कुछ और बातें यहाँ पे जाना होगा। अब हम लोग अणु एवं परमाणु में अंतर जान लेते हैं, इससे हमारा ज्ञान विकसित हो जाएगा। वैसे तो जान के आए हैं पहले से बहुत सारा चीज़ें, बहुत कुछ हम लोग पीछे से पढ़ के आए हैं। अब जानेंगे अणु एवं परमाणु में अंतर। अणु एवं परमाणु में अंतर, तो जानिए अणु और परमाणु में क्या अंतर है। पहला अंतर, इधर देख सकते हैं हमने परमाणु लिख दिया, इधर अणु लिख दिया। तो पहला अंतर देखिए,
परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, जबकि अणु याद रखना है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु किसका कण? तत्व का कण होता है, लेकिन अणु किसी पदार्थ का कण होता है। वो तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है। दूसरा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि याद रखेंगे कि अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तीसरा, परमाणु गोलीय होता है, यानी कि परमाणु का आकार गोला होता है, जबकि अणु लंबा भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, त्रिभुज के जैसा भी हो सकता है। चौथा अंतर है कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता। परमाणु को दो भागों में आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, लेकिन अणु का विभाजन किया जा सकता है। इसका विभाजित कण परमाणु कहलाता है। अणु को आप तोड़ करके आप परमाणु बना सकते हैं। ठीक है। पांचवा, किसी तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं। किसी भी तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान गुण वाले होते हैं, जबकि किसी यौगिक के अणु समान और तत्व के परमाणु होते समान गुण वाला, लेकिन यौगिक के जो अणु वो भी होते हैं समान गुण वाला। ठीक है। तो अणु एवं परमाणु में आपने ये कुछ बेसिक अंतर सीखा। अब है तत्व एवं यौगिक में अंतर। किसमें अंतर? अच्छा एक मिनट, अणु परमाणु में ठीक है देख लिया। अब आप तत्व और यौगिक में अंतर समझिए। तत्व और इधर यौगिक। पहला अंतर, तत्व वह पदार्थ है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो तत्व है। तत्व की संख्या आपने अभी जस्ट देखा था 118 होती है। जबकि यौगिक वह पदार्थ है, वह पदार्थ जिसका रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा H2O जल के बारे में देखा आपने, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी तो इसको आप अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। दूसरा अंतर है, हाँ पहला इसको नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ सकते हैं अलग अलग भागों में। दूसरा अंतर है कि यह परमाणुओं का बृहत संग्रह है, यानी कि जो तत्व होते हैं परमाणु इसी से बने होते हैं, जबकि ये अणुओं का बृहत संग्रह होता है, यानी कि बहुत सारे अणु को मिला करके यौगिक बनता है। तो परमाणुओं को मिलाकर तत्व बनेगा और अणुओं को मिलाकर यौगिक बनेगा। यह सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, लेकिन यौगिक जो है ये दो या दो से अधिक पदार्थ का बना होता है। चौथा, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, लेकिन यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु। आगे बढ़ते हैं और अगले चीज़ों को समझेंगे। अब कंसेप्ट हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट। ये जो चैप्टर था पदार्थ की प्रकृति, अगर आपने शुरू से अंत तक देखा होगा तो आप लोगों को वाकई बहुत सारे चीज़ें केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें आपको आराम से जो है समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? अगले क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को आज या फिर अगले क्लास में ही देंगे। अगले क्लास में सर क्यों देंगे पीडीएफ? क्योंकि ये जो पीडीएफ है दोनों हम एक ही साथ दे देंगे या फिर अलग अलग ही दे देते, कोई दिक्कत नहीं। आज ही आपका इसको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। गुड बाय।